अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 7 फाइनेंशियल एसेट्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें तीन ब्रॉड चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड जो हमारी कैश मैनेजमेंट है वो किस तरह से है। इसके अलावा इसमें कैश मैनेजमेंट में फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आ जाती है। इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज का जिक्र है और इसके अलावा नोट्स पे रिसीवेबल्स और फिर उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट इनकम है उसका जिक्र होगा। और लास्ट में फिर ये चैप्टर इसमें अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में अनकलेक्टेबल जो उसके अनकलेक्टेबल्स होते हैं या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके अलावा ये जो चैप्टर 7 है, ये सीरीज ऑफ 8 लेक्चर है। वन बाय वन हम हर टॉपिक इसमें डिस्कस करते जाएंगे। ब्रीफ एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.5 और प्रॉब्लम नंबर है 7.1 ए। ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे जो कि एक्सक्लूसिवली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो बैंक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बैंक स्टेटमेंट जो कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट जो बैंक मेंटेन कर रहे हैं, यूजुअली हर मंथ के एंड पे वो एक स्टेटमेंट भेजते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जब मंथ शुरू हुआ था तो मंथ में आपका कस्टमर का बिगनिंग बैलेंस क्या था, उसके अलावा डिपॉजिट क्या क्या हुए, चेक्स कौन कौन से पे हुए, और इसके अलावा और डिपॉजिट्स एंड और डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, यानी कि बैंक ने आपको डेबिट और क्रेडिट और कौन कौन से दिए इन द मंथ, एंड एंडिंग बैलेंस फिर आपको पता चल जाता है। प्लस माइनस करके बैंक आपको एक ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस भेज देता है। अब जो डिपॉजिटर है अपने पास जो वो बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है बैंक का, डिपॉजिटर का जो बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस जनरली वो सेम नहीं आता, डिफरेंट आता है। और इस डिफरेंट आने की कई रीजंस होती हैं। वो रीजंस हम फाइंड आउट करते हैं और रीजंस फाइंड आउट करने के बाद हम उसको रिकंसाइल करते हैं। इसी वजह से हम उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। Bank reconciliation statement basically explains the difference between cash reported on the bank statement and the cash balance in the depositor's account अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो डिपॉजिटर खुद मेंटेन कर रहा होता है और जो कैश इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बैंक के थ्रू, जो बैंक स्टेटमेंट आ रही होती है, उन दोनों के जो बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होता है उसको रिकंसाइल करने के लिए बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, जब बैंक स्टेटमेंट बन जाती है तो बैंक स्टेटमेंट का एक और फायदा होता है कि जो कैश बुक में या डिपॉजिटर्स अकाउंट में डिपॉजिटर ने खुद अपने या कोई एंट्री मिसिंग होती है उसकी, या कोई चीज रिकॉर्ड होने से रह जाती है, तो फिर आखिर में हम जो डिपॉजिटर्स की करेक्शंस होती हैं वो उसकी हम जर्नल एंट्रीज भी बनाते हैं। तो ये दो काम है, हमने इस लेक्चर में ये दोनों काम सीखने हैं कि हमने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हमने एंट्रीज पास करनी है डिपॉजिटर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन कुछ इस तरह से होती है, कुछ जो डिफरेंस आते हैं उनकी कुछ रीजंस ये मौजूद होती हैं। तो हमारे पास एक बैंक बैलेंस मौजूद होता है जो बैंक स्टेटमेंट से आता है, और एक बैंक बैलेंस होता है जो डिपॉजिटर्स की बुक्स में मौजूद होता है, जो यानी कस्टमर खुद मेंटेन कर रहा होता है या कंपनी खुद मेंटेन कर रही होती है। और ये दोनों का स्टार्टिंग बैलेंस होता है, दोनों के बैलेंस में क्या आ रहा होता है, डिफरेंस आ रहा होता है। अब ये डिफरेंस की कई एक रीजंस हो सकती हैं, और उन रीजंस में सबसे पहली जो रीजंस है वो ये है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी कि जो कस्टमर है उसने अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए चेक भेज दिया है, लेकिन किसी वजह से चेक अभी बैंक पहुंचा नहीं है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट है वो, यानी कि रास्ते में है। तो जो बैंक बैलेंस है, आप कह रहे हैं जो डिपॉजिटर है, जब उसने चेक भेजा है बैंक में तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसने ऐड कर लिया है, लेकिन कहाँ अभी ऐड होना बाकी है,
वो बैंक में एडजस्ट होना बाकी होता है। तो इसकी एंट्री हम बैंक में एडजस्ट करते हैं। जो नेक्स्ट है, यानी डिपॉजिट इन ट्रांजिट बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है, या उसकी एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट में होती है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक्स होते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स वो चेक्स होते हैं जो कि डिपॉजिटर इशू कर चुका होता है, लेकिन अभी वो चेक्स हो सकता है डिपॉजिटर्स के अपने सप्लायर्स के पास हो और उसने अभी बैंक में भेजे ना हो। तो जब वो बैंक में आते हैं तो फिर वो बैंक से माइनस हो जाते हैं। तो ये जो आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं इनको हम अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं, और ये इशूड हो चुके होते हैं और रिकॉर्ड हो चुके होते हैं डिपॉजिटर्स बुक्स में, लेकिन अभी बैंक में इसकी एडजस्टिंग एंट्री, इसकी आप कह लें करेक्शन एंट्री बाकी होती है। इसके अलावा बैंक एरर होते हैं। बैंक के एरर से बाज दफा कैश इंक्रीज भी हो जाता है, बैंक के एरर से कैश डिक्रीज भी हो जाता है। वो हम डिटेल में देखेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो एरर किस तरह से इंक्रीज भी हो जाता है और डिक्रीज भी हो जाता है। तो ये सेवरल रीजंस होती हैं, और उसके बाद हम इसको प्लस माइनस करते हैं। ओपनिंग बैलेंस में तो हमारे पास जो है बैंक का एडजस्टेड बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम डिपॉजिटर्स बुक लेके चलते हैं। डिपॉजिटर्स का एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एक डायरेक्ट डिपॉजिट्स होते हैं, या कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो कंपनी में नहीं आते, बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। क्रेडिट मेमोज वो होते हैं, क्रेडिट मेमोज का मतलब है इनकी वजह से, इन मेमोज की वजह से आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि बैंक का क्रेडिट देने का मतलब है कि पैसे आपके इंक्रीज हो रहे हैं, और बैंक जब डेबिट देता है तो इसका मतलब है पैसे आपके डिक्रीज हो रहे हैं। यानी जैसे डिपॉजिटर्स बुक में हम डेबिट करते हैं तो कैश बढ़ रहा होता है, क्योंकि बैंक के लिए कैश लाइबिलिटी होता है, इसलिए उधर रिवर्स चल रहे होते हैं रूल्स। उसके बाद बैंक जो डायरेक्ट सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर लेती है, वो सर्विस चार्जेस क्योंकि हमें नहीं पता होता, ये डिपॉजिटर्स को नहीं पता होता, तो वो फिर बाद में माइनस होते हैं। एनएसएफ स्टैंड्स फॉर नॉट सफिशिएंट फंड, यानी कि आपने यानी कि चेक इशू आपके कस्टमर ने आपको दिया है, आपने जमा करा दिया, चेक आपके कस्टमर ने आपको दिया, पेमेंट आपके कस्टमर ने वाया चेक आपको दी है, आपने बैंक जमा करा दिया। जब बैंक में प्रोसेसिंग में पड़ा तो पता चला कि भाई इतने तो पैसे ही नहीं है बैंक में, ये जिस भी कस्टमर का चेक है उसमें पैसे नहीं हैं, नॉट सफिशिएंट फंड। तो ये चेक बैंक से डिपॉजिटर को वापस आ जाता है। डिपॉजिटर क्योंकि पहले ही अपने आप को ऐड कर लेता है, तो फिर यहाँ पे इसको डिडक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा एरर्स होते हैं, इनके अपने एरर्स होते हैं, बुक एरर्स होते हैं जो कि डिपॉजिटर ने खुद किए होते हैं। ये सारी ट्रांजेक्शन प्लस माइनस करते हैं तो फिर डिपॉजिटर का भी एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है। और ये और बैंक का बैलेंस, ये दोनों बैलेंस क्या आने चाहिए हैं, इक्वल आने चाहिए, तभी इसको हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। सो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं, एक्सेल शीट शेयर करते हैं और देखते हैं कि चार प्रॉब्लम्स हैं वो हम उसमें कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रीफ एक्सरसाइज है, वो है 7.2। तो हम स्टार्ट करते हैं 7.2। होपफुली आपको एक्सेल शीट नज़र आ रही होगी। और तो क्लास, the cash account in the ledger, general ledger of LICO Corporation showed a balance of 21,749 at December 31st. ठीक है, बट प्रायर टू परफॉर्मिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन, यानी ये बैंक रिकंसिलिएशन बनाने से पहले जो कैश लेजर है या जो डिपॉजिटर अकाउंट है वो आपको बैलेंस ये शो कर रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं
स्टार्ट करते हैं इसको हम, दो कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम हमारा हो जाएगा डिपॉजिटर्स बुक, और दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा बैंक बुक। ओके, तो एक में हम एंट्रीज लिखेंगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अकाउंट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक में हम लिखेंगे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो हमने अनएडजस्टेड बैलेंस, या इसको हम ओपनिंग बैलेंस कह लेते हैं। सो ये सबसे पहले ये कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कैश का बैलेंस लिख लेते हैं 21,749, ये यहाँ पे मौजूद है, तो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि The company's bank statement showed a balance of 22,000 on the same date. जबकि बैंक बुक से या बैंक से आपको पता चला कि बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, बैंक का बैलेंस आ रहा है 22,000। अब आप चेक करें दोनों के ओपनिंग बैलेंस में क्या है, डिफरेंस है। हम रिकंसाइल करेंगे तो दोनों का ओपनिंग बैलेंस क्या आना चाहिए, है सेम आना चाहिए। तो हम रिकंसाइल करके देखते हैं। द ओनली रिकंसाइलिंग आइटम्स कंसिस्टेड ऑफ, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से रिकंसाइलिंग आइटम है, और फिर हम उसकी एडजस्टिंग कर लेते हैं। नंबर वन है $5,000 इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट यानी अभी ये $5,000 जो है ये रास्ते में है। सो इन ट्रांजिट है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी जब आपको, या आप कह लें जब कंपनी को चेक मिलता है, तो कंपनी वो उनके जो भी कस्टमर्स उनको चेक दे जाते हैं, तो कंपनी वो क्या करती है, अपने ऑफिस बॉय से या अपने किसी ऑफिस असिस्टेंट से वो चेक भिजवा देती है कि आप जाके बैंक में जमा कराएं। तो इसको हम डिपॉजिट इन ट्रांजिट कहते हैं, यानी अपने डिपॉजिटर्स अपनी अकाउंट में तो ऑलरेडी वो प्लस कर चुका होता है, कहाँ वो ऐड होना बाकी है, यानी जब वो चेक बैंक में पहुंचेगा तो बैंक में जाके वो ऐड हो जाएगा। तो अभी ये बैंक में प्लस होना बाकी है, तो हम क्या करेंगे कि जहां रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई होती है हम वहां कर देते हैं। डिपॉजिटर ने तो अपने पास ऐड करके क्लर्क को भेजा होगा कि जाओ बैंक में जमा कराओ, तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम बैंक बुक में ऐड करेंगे। तो हमने बैंक बुक में ऐड कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, बैंक सर्विस चार्जेस ऑफ ₹200। अच्छा, बैंक क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है बैंक सर्विस चार्जेस, तो बैंक ऑलरेडी ये सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर चुकी होती है। बैंक सर्विस चार्जेस होते हैं, वो कभी हो सकता है चेक बुक की वजह से सर्विस डिडक्ट कर लिया हो, या हो सकता है बैंक अपने ही सर्विस चार्जेस हर मंथ डिडक्ट करती है, तो ये वो सर्विस चार्जेस हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका होता है। कहाँ ये एडजस्टमेंट नहीं होती, किसको नहीं पता होता, डिपॉजिटर्स को नहीं पता होता, तो डिपॉजिटर्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री करती है। सर्विस चार्जेस एक्सपेंस होते हैं, तो एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं डिपॉजिटर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग चेक्स टोटल 9,000। आउटस्टैंडिंग चेक्स वो चेक्स होते हैं, अभी हमने जिक्र किया था कि ये ऑलरेडी डिपॉजिटर्स अपने पास डिडक्ट कर चुका होता है, और ये चेक्स इसने अपने सप्लायर्स को या किसी और वेंडर्स को लिख के दे दिए होते हैं, तो वो अपने पास से तो माइनस कर चुका होता है, लेकिन जो उनके सप्लायर्स या वेंडर्स होते हैं उन्होंने अभी ये चेक प्रेजेंट नहीं किया होता बैंक में। प्रेजेंट ना करने का मतलब है कि वो ये चेक उठा के बैंक नहीं गए होते कैश करवाने के लिए, अभी उनके पास ही मौजूद होता है। इसी वजह से इसको हम आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं। डिपॉजिटर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी ये एंट्री हो चुकी होती है। जो उसके पास बैंक बुक होती है या बैंक से जो स्टेटमेंट आई होती है उसमें ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती, तो वहां पे हम ये एंट्री बनाते हैं, इसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स। और ये वो चेक है जो अनप्रेजेंटेड होते हैं और इसकी वजह से फ्यूचर में बैंक से पैसे माइनस होने होते हैं। समहाउ
तो ये हम बैंक स्टेटमेंट से ये हम क्या करते हैं, या बैंक कॉलम में हम ये माइनस कर देते हैं ताकि हमारी एडजस्टमेंट हो जाए। उसके बाद हमारे पास आया है 3000 चेक मार्क एज एनएसएफ। एनएसएफ अभी हमने जिक्र किया था, नॉट सफिशिएंट फंड फ्रॉम सस्क्रिप्ट कंपनी वन ऑफ द लाइकोस कस्टमर। अच्छा, ये चेक क्या हो चुका है, ये एनएसएफ मार्क हो चुका है, यानी कि इसमें अभी पैसे मौजूद नहीं हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। और इसको हम कहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनएसएफ। एनएसएफ या नॉट सफिशिएंट फंड, पूरा आप लिख लें, एनएसएफ चेक। ये वो चेक होते हैं जब जो आप जो कस्टम यानी कि आप कह रहे हैं डिपॉजिटर्स बुक की, या हम लाइको कंपनी की बात कर रहे हैं, तो लाइको कॉरपोरेशन को जो उनके कस्टमर से रिसीव हुए होते हैं क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट, ये वो चेक होते हैं। ये अपने पास अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज कर देते हैं और अपने पास अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज कर देते हैं। यानी ये कहते हैं ठीक है हमें पैसे मिल गए हैं, जब चेक रिसीव होता है और चेक बैंक भेज देते हैं जमा कराने के लिए। जब चेक प्रोसेस में पड़ता है, बैंक उसको प्रोसेस में डालती है क्लियरेंस के लिए, तो पता चलता है कि ये जिस कस्टमर का चेक है उसके पास तो पैसे उसके अकाउंट में मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ये कंपनी मौजूद है, इसके पास पैसे नहीं है। डिपॉजिटर्स अपने पास ऑलरेडी ऐड कर चुका होता है। जब ये एनएसएफ चेक मार्क होके वापस आता है, तो डिपॉजिटर क्या करता है कि अपने अकाउंट्स रिसीवेबल से दोबारा इसको क्या करता है, माइनस कर देता है। यानी ये कहता है कि नहीं, ये जो हमने ऐड किए थे पैसे अपने एनएसएफ थे, तो ये अभी पैसे रिसीव नहीं हुए, क्योंकि डिपॉजिटर ऑलरेडी अपने पास ये ऐड कर चुका होता है कैश, तो ये कैश असल में रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या जिक्र हो रहा है, एंट्री नंबर 5 है। उसमें हम देखते हैं अ चेक रिटर्न फॉर ऑफिस सप्लाईज इन द अमाउंट 1832 रिकॉर्डेड बाय द कंपनीज बुक्स कीपर एज अ डेबिट ऑफ ऑफिस सप्लाईज। अच्छा जी, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट। जो अकाउंटेंट ने एंट्री की है, वो ये की है कि इसमें a check written for office supplies in the amount of 1832। सो जो हमारे पास असल चेक है वो कितने का है, 1832 का है, रिकॉर्डेड बाय कंपनीज अकाउंटेंट बुक कीपर एज अ डेबिट ऑफ ऑफिस सप्लाईज या एंड क्रेडिट कैश। यानी कि जो असल में चेक था, ऑफिस सप्लाईज आपने कितने की खरीदी है, 1832 की खरीदी है, जबकि अकाउंटेंट ने उसको क्या रिकॉर्ड किया है, 1283 से एंट्री रिकॉर्ड की है। तो हम तो सिर्फ चेक्स देख रहे हैं, हम तो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ है, इसका मतलब है कि एंट्री अंडर स्टेटेड है, कम रिकॉर्ड हुई है। कितने से कम रिकॉर्ड हुई है, 580 548 से कम रिकॉर्ड हुई है। तो हम यहाँ करेंगे कि हम दोबारा से यहाँ पे एरर है हमारे पास, तो हम यहाँ पे एरर रिकॉर्ड कर लेंगे, एरर करेक्शन। और ये एरर करेक्शन किस लिए है, ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड है। और क्योंकि इसने कम रिकॉर्ड की है, तो इसका मतलब है पेमेंट कम रिकॉर्ड की है, तो पेमेंट हम मजीद दिखा देंगे। और ये कहाँ पे एरर है, क्योंकि चेक तो 1832 का ही है, कैश की रिकॉर्डिंग गलत हुई है, तो हमने कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग कर दी है। इसके बाद हमारे पास और कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं है मौजूद। बाकी ये अदर देन कैश, अदर देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी है प्रिपेयर कैश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाना चाहिए है, एडजस्टेड बैलेंस आना चाहिए है दिसंबर 31 को। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास
जो एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है वो कितना आएगा। इसको हम कर लेते हैं सम। तो वो आ रहा है बैलेंस 18,000 का। लेकिन अब हम ये बैंक बैलेंस चेक करें तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस कितना आना है। तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, जो कि इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई है, यानी कि दोनों साइड हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे यानी कि डेबिट क्रेडिट साइड नहीं, बल्कि हमारे जो बैंक बैलेंस है, यानी बैंक वाली बुक जो कि बैंक ने भेजी थी और उसमें हमने करेक्शन की है, और फिर जो डिपॉजिटर ने मेंटेन की थी उसमें हमने करेक्शंस की हैं, और दोनों को रिकंसाइल करने के बाद। अच्छा, इसके अलावा इसमें जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं जिसके लिए आप बना रहे हैं। लाइको नेम ऑफ द कंपनी हो गया, फिर हम लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर हम टाइम लिखते हैं, यानी कि जिस डेट को या जिस टाइम पीरियड को कवर हो रहा है। तो ये कवर हो रहा है फॉर द मंथ एंडेड December 31st 20। इसमें अब ईयर नहीं दिया हुआ तो हम 24 लिख लेते हैं, 24 तो नहीं 23 लिख लेते हैं, क्योंकि ईयर दिया हुआ नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया है। तो ये आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थी। उसके बाद है डिटरमिन द अमाउंट एट विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल बी रिपोर्टेड इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनीज बैलेंस शीट में हमने कैश कितना रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा कैश का बैलेंस आया है, बेसिकली दिस वन। तो ये हमारा था पार्ट ए। पार्ट बी में हम देख लेते हैं कि हमारा जो कैश बैलेंस है वो कितना आना चाहिए है। तो सबसे पहले तो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन से एडजस्टेड कैश बैलेंस है, जो कि ये हमारा 18,000 है। तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया, कितना 18,000, यानी बैंक में हमारे पास 18,000 मौजूद होने चाहिए हैं। ये करेक्टेड बैलेंस है। इसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। सबसे पहले है ओन द फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट्स, अ मनी मार्केट अकाउंट इज 60,000। तो मनी मार्केट अकाउंट उसने दिए हुए हैं 60,000 के। तो मनी मार्केट जो है ये आपकी वेरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि आप कह लें कि शॉर्ट टर्म, इसको हम कैश इक्विवेलेंट के बराबर ही कंसिडर करते हैं। सो हम इसको कैश इक्विवेलेंट के बराबर कंसिडर करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 60,000 जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये कैश के बराबर ही कंसिडर किया जाता है। क्योंकि आप जब आप देखें, आप अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहला रहा होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। मनी मार्केट अकाउंट वो कितना है हमारा, 60,000 का है। तो ये हमने लिख लिया। 3,000 हाई ग्रेड 120 डे कमर्शियल पेपर। अच्छा, 120 डे यानी ये 3 मंथ के कमर्शियल पेपर्स हो गए हैं। तो ये कमर्शियल पेपर्स भी हम इसको क्योंकि ये 120 डेज के हैं, तो इसको हम कैश इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैश इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर कमर्शियल पेपर विद इन 90 डेज हो तो फिर हम उनको कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर 90 डेज से ज़्यादा हो तो हम उसको कैश इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे हम उसको नहीं लेंगे। और लास्ट में हमारे पास है 5,000 ऑफ हाईली लिक्विड स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो कभी भी कैश इक्विवेलेंट होती ही नहीं है, वो इसमें शामिल ही नहीं होती, चाहे वो हाईली लिक्विड हो चाहे वो कितने दिन के लिए हो।
तो ये हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट नंबर बी हो गई, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। और रिक्वायरमेंट नंबर बी में आपसे क्या पूछा हुआ था? रिक्वायरमेंट नंबर बी में आपसे पूछा हुआ था, आप बताइए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और वो कितने अमाउंट है। तो हमने डिस्कस किया कि तीन चीजें उन्होंने हमें दी हुई थी। स्टॉक इन्वेस्टमेंट कभी भी कैश इक्विवेलेंट नहीं कहलाती है, और दूसरी बात ये कि कमर्शियल पेपर अगर विद इन 90 डेज हो तो वो कैश इक्विवेलेंट में शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारा था कैश बैलेंस एज पर रिक्वायरमेंट बी। रिक्वायरमेंट नंबर सी में जो पूछा हुआ है, रिक्वायरमेंट नंबर सी में क्या पूछा हुआ है? प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अपडेट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, वो हमने बनाना है इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड। यानी ये जो हम कैश बुक में एडजस्टमेंट करते हैं या डिपॉजिटर बुक में एडजस्टमेंट करते हैं, उसके थ्रू हमारी जो है वो एडजस्टिंग एंट्री बनती है। अब इसका सीधा सा फॉर्मूला है, अगर इसमें कैश माइनस हो रहा है जो कि जैसे 200, 3000 एंड 549, तो इसका मतलब है कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश डिडक्ट हो रहा है। और जिन वजह से डिडक्ट हो रहा है वो हम डेबिट कर देंगे। तो अगर जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं अकाउंट्स टाइटल्स, फिर हमारे पास एक डेबिट का कॉलम होता है और एक क्रेडिट का कॉलम होता है। सबसे पहले तो बैंक सर्विस चार्जेस जो हैं ये आपके एक्सपेंस होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक सर्विस चार्जेस। एक्सपेंस थे तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। कितने बैंक सर्विस चार्जेस थे? 200 के। उसके बाद हमारे पास जो है एक एंट्री है एनएसएफ, यानी कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो अकाउंट्स रिसीवेबल वापस डेबिट हो गया, वापस अब हमने कस्टमर से पैसे लेने हैं, इसी वजह से हमने अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट किया है, क्योंकि हमने कस्टमर से पैसे लेने हैं। और है ऑफिस सप्लाईज की एंट्री है, यानी ऑफिस सप्लाईज हमारी क्योंकि उसने अंडर स्टेट की हुई थी, कम से रिकॉर्ड की हुई थी, तो हम ऑफिस सप्लाईज इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। कितने डिफरेंस से? हमारा जो डिफरेंस आ रहा था 548, उससे कम से। और इन सारी एंट्रीज की वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से कैश क्रेडिट पे चला जाएगा। और इन सब को अगर हम ऐड करें, यानी कि आप कैलकुलेटर्स अपने पास ले लें, तो इसमें 200 है, फिर 3000 ऐड करें, और फिर आप ऐड करें 548, तो आपके पास ये क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा। सो दिस वाज ब्रीफ एक्सरसाइज 7.2। इसमें हमने देखा कि हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंस होते हैं डिपॉजिटर्स के पास भी, और जो बैंक ने डिपॉजिटर को बैंक स्टेटमेंट भेजी होती है, इन दोनों के बैलेंस को हम रिकंसाइल करते हैं, और फिर पता चलता है क्या क्या चेंजेस होनी बाकी हैं, वो चेंजेस करते हैं, और फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो है 7.1 एक्सरसाइज, और ये भी बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को हमने किस तरह से करना है। वन बाय वन हम तमाम ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे और फिर हम इसको लिखते जाएंगे। तो क्लास, assume the following information relates to your most recent bank statement dated on September 30th। तो बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है September 30th का। सो हम यहाँ पे बैंक बैलेंस, वो तीन हेडिंग्स जो होती हैं, कंपनी का नाम, बैंक स्टेटमेंट, और वो आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे अनएडजस्टेड बैलेंस। और हमारे पास दो बुक्स होती हैं, एक हमारे पास मौजूद होती है डिपॉजिटर्स बुक, और दूसरी हमारे पास होती है बैंक बुक, इसको हम पासबुक भी कहते हैं। तो अभी आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है ये 3400, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3400। उसके बाद हम ये डिफरेंट चेक्स हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं, वन बाय वन हम पढ़ते जाते हैं।
ये डिफरेंट चेक्स हैं, चेक नंबर 203, 205, 208, यानी कंपनी ने ये चेक इशू किए थे, लेकिन चेक रिटर्न दैट हैड नॉट क्लियर्ड द बैंक एज ऑफ सितंबर 30, यानी अभी ये बैंक के पास मौजूद नहीं है, बैंक के पास पहुंचे नहीं हैं। जब बैंक के पास पहुंचेंगे तो किसमें से माइनस हो जाएंगे? बैंक से माइनस हो जाएंगे। जो डिपॉजिटर है वो अपने पास से माइनस कर चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनक्लियर्ड चेक्स। चेक नंबर आप डालते जाएं, साथ में चेक नंबर है 203, फिर चेक नंबर है 205, उसके बाद चेक नंबर है 208, देन चेक नंबर 210, एंड देन चेक नंबर 211। यानी ये जब भी बैंक में पहुंचेंगे तो अल्टीमेटली बैंक के पास से क्या हो जाएंगे? ये माइनस हो जाएंगे। तो एडजस्टमेंट हमने बैंक के पास ही करनी है क्योंकि यहाँ से होनी बाकी है। तो ये हम बैंक बैलेंस जो हमारा बैंक स्टेटमेंट के जरिए आया है उसमें हम ये क्या करते जा रहे हैं? ये माइनस करते जा रहे हैं। तो ये सारी अमाउंट हमारे पास से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये हमने माइनस करके दिखा दी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू $4 वॉज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट ऑन सेप्टेम्बर, इन सेप्टेम्बर, यानी इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। इस क्रेडिट होने का मतलब है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, बैंक को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इसका मतलब है कि ये बैंक में एडजस्टमेंट इसकी नहीं, इसकी बैंक को डायरेक्ट इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, लिखा हुआ है बैंक ने क्रेडिट दिया है। तो बैंक तो ये एंट्री कर चुका है। किसने एंट्री नहीं की है? डिपॉजिटर ने एंट्री नहीं की है क्योंकि बैंक के पास ये डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया था। तो डिपॉजिटर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने ये एंट्री कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, बैंक सर्विस चार्जेस फॉर द मंथ वाज $5। बैंक ने सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए हैं यकीनन। तो फिर वो किसने डिडक्ट नहीं किए हैं? वो बुक्स ने, डिपॉजिटर ने डिडक्ट नहीं किए हैं। बैंक सर्विस चार्जेस वो कितने हैं? $5 हैं, और ये क्योंकि एक्सपेंस है इससे कैश माइनस हो रहा होता है, तो $5 हमने क्या किया? माइनस कर दिया। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री आपसे ये कह रहे हैं कि इन एडिशन टू योर बैंक स्टेटमेंट यू रिसीव अ लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स इंफॉर्मिंग दैट you informing that they had made a 2400 electronic fund transaction transferred directly into your account on October 2nd, यानी उन्होंने जो 24 हैं, 2400 के डायरेक्ट डिपॉजिट किए हैं। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स के जरिए डायरेक्ट डिपॉजिट किए हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये किस मंथ के हैं? ये अभी बैंक स्टेटमेंट से नहीं पता चला है। तो इसका मतलब है कि ये हम स्टेटमेंट कहाँ, ये हम डिपॉजिट कहाँ ऐड कर देंगे? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है ये, एक आध दिन में प्रोसेस हो जाता है, तो ये अभी बैंक में प्रोसेस नहीं हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और ये कितनी अमाउंट का है? ये अमाउंट है 2400 का, और ये हम बैंक में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 2400। ये बैंक में ऐड हो गया क्योंकि ये डायरेक्ट डिपॉजिट है 2 अक्टूबर का। तो ये हमें, क्योंकि ये स्टेटमेंट 30 सितंबर को भेजी है, तो ये हमने क्या करना है? इसमें ऐड करना है कि जब 2 अक्टूबर आएगा तो खुद ही ऐड हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है, आफ्टर रीडिंग योर पेरेंट लेटर यू लुक इन योर चेकबुक एंड डिस्कवर्ड दैट इट बैलेंस वाज 60
1, adding your parent deposit brought it the total 2301। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि आपका जो बेसिकली बैलेंस था वो एडजस्ट कितना हो गया। आपने जो आपके फादर ने आपको या आपके पेरेंट ने भेजे थे वो ऐड करने के बाद जो आपका बैलेंस था वो कितना हो गया था 301। यानी कि ये आपका अनएडजस्टेड बैलेंस था। यहाँ पे हम इसको डॉलर लिख लेते हैं और 301 लिख लेते हैं। सो अब जब आप इनको एडजस्ट करेंगे यानी हम इसको टोटल कर लेते हैं और जब हम इसको टोटल कर लेंगे तो आपका जो ये बैलेंस आ रहा है 3000, तो दूसरा तरफ भी बैलेंस क्या आना चाहिए है, वो भी 3000 ही आना चाहिए। तो आप चेक कर लें कि दोनों बैलेंस जो हैं वो आपके कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे और ये बैलेंस आपका क्या कहलाएगा, ये बैलेंस आपका कहलाएगा एडजस्टेड बैलेंस। तो ये एडजस्टेड बैलेंस हमने पास किया। अच्छा, अब इसमें एंट्री नहीं पूछी हुई है, लेकिन अगर इसमें एंट्री पूछते तो हमारे पास, अब देखें आप, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट अगर हम एंट्री पास करें, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, तो आपने क्या इसको एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे अब आप देखें, हम सिर्फ डिपॉजिटर्स वाली एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो क्या हो गया, इंटरेस्ट आपकी इनकम है। इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट आप रिसीव लिख लें, सिंपल। कितना रिसीव हुआ है, $4। इसके अलावा आपके पास क्या है, बैंक सर्विस चार्जेस हैं। बैंक सर्विस चार्जेस आपने कितने पे किए हैं, 5 किए हैं। तो टोटल आपकी जो कैश क्रेडिट होगा आपके पास से, वो कैश की क्रेडिट की अमाउंट कितनी चली जाएगी, जो दोनों का बैलेंस होता है यानी $1। तो ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। ये रिक्वायर्ड नहीं थी, ये हमने सिर्फ वैसे डिस्कस की है कि अगर एंट्री होती है तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.5। ये भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब हमें पता चल गया हमारे पास दो कॉलम होते हैं, डिपॉजिटर्स बुक होती है और एक हमारे पास बैंक बुक होती है। और उसके बाद हमारे पास क्या मौजूद होता है, अनएडजस्टेड बैलेंस होता है। हम डिफरेंट एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। वेर इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम है, आप दिसंबर के मंथ की बना रहे हैं। एट December 31 कैश पर बैंक स्टेटमेंट वॉज 15,200 एंड कंपनीज रिकॉर्ड्स या डिपॉजिटर्स बुक कितना है, 17। तो हम पहले अनएडजस्टेड बैलेंस लिख लेते हैं। कैश में आपको जो बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है वो 15,200 शो कर रहा है, जबकि जो डिपॉजिटर्स है वो कितना शो कर रहा है, वो शो कर रहा है 17,500 का बैलेंस शो कर रहा है। तो ये वो बैलेंस है कि जो कि अनएडजस्टेड बैलेंस है और अभी आपके रिकंसिलिएशन से पहले का बैलेंस है। उसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन, हम ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 1, उसमें क्या डिस्कस हो रहा है, टू डेबिट मेमोरेंडम। अच्छा, डेबिट मेमोरेंडम और क्रेडिट मेमोरेंडम, ये दोनों क्या होते हैं। डेबिट मेमो वो होता है कि जो बैंक आपको भेजता है जब आपसे बैंक पैसे डिडक्ट करता है। क्योंकि बैंक जब पैसे डिडक्ट करता है, अब आप जैसे सर्विस चार्जेस वगैरह हैं, और तो ये आपको बैंक ने भेजे हुए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है दो डेबिट मेमोरेंडा भेजे हुए हैं। सबसे पहले बैंक सर्विस चार्जेस हैं। तो बैंक सर्विस चार्जेस बैंक तो अपने पास रिकॉर्ड कर चुका होता है, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड नहीं होता, डिपॉजिटर में, डिपॉजिटर बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। तो और इस चार्जेस की वजह से पैसे क्या हो रहे होते हैं, आपके माइनस हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम उसको डिडक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे 25। इसी तरह जो नॉट सफिशिएंट फंड है, एनएसएफ है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। एनएसएफ चेक
ये वो चेक होता है जो कस्टमर आपको भेजता है, आप अकाउंट्स रिसीवेबल अपने पास से कस्टमर का क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, अपने पास ये पैसे ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब बैंक एनएसएफ चार्ज करके देता है तो इसका मतलब होता है असल में ये पैसे ऐड नहीं हुए, क्योंकि कस्टमर के पास सफिशिएंट मनी नहीं थी, तो फिर हम ये माइनस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये है, कैश रिसीट 10,000 वर नॉट डिपॉजिटेड अंटिल, यानी कैश रिसीट पैसे मिल गए लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ, तो इसको अभी डिपॉजिट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये किसने रिकॉर्ड नहीं किया है? कस्टमर तो रिकॉर्ड कर चुका होता है या डिपॉजिटर तो रिकॉर्ड कर चुका होता है, बैंक रिकॉर्ड नहीं करता है, वो लेट करता है। क्योंकि आप देखें बैंक स्टेटमेंट कब आई थी, 31st को आई थी, और ये जनवरी 4 तक उसने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो हम क्योंकि स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें ये बात पता चल गई है, तो हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट डिपॉजिटेड येट, या आप कह लें लेट डिपॉजिट, नॉट डिपॉजिट। तो ये कहाँ जाके ऐड होगा, ये डिपॉजिट है तो सम हाउ जाके बैंक में ऐड हो जाएगा जैसे ही चेक उनके पास पहुंचेगा, बैंक के पास पहुंचेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, द फॉलोइंग चेक्स हैड बीन इशूड इन दिसंबर वर नॉट इंक्लूडेड अमंग द चेक्स पेड, यानी कंपनी ने तो इशू कर दिए हैं लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसको हम कहते हैं अनपेड, या इसको हम अनप्रेजेंटेड भी कहते हैं, या इसको हम आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहते हैं, इसके कोई भी नाम हो सकते हैं। और ये क्या होगा, बैंक से माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखें चेक नंबर हम डालेंगे, ये अलग अलग ही लिखना होता है, ऐड नहीं करना होता। तो 620 है चेक नंबर, उसके बाद चेक नंबर है 630, और फिर चेक नंबर है 641। तो ये चेक नंबर है, ये जब भी बैंक में प्रेजेंट होंगे तो ये बैंक से माइनस हो जाएंगे। तो हम माइनस कर लेते हैं 1000, चेक नंबर पहला वाला है, दूसरा चेक है 3000 का, और तीसरा चेक है 4500 का। तो ये सारे चेक्स क्या होंगे, ये सारे चेक डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये अनपेड हैं, जब भी ये प्रेजेंट होंगे तो ये बैंक से माइनस हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट नंबर 1 है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम पहले बना चुके हैं और इसको हम कहेंगे एडजस्टेड बैलेंस। और जब हम देखेंगे कि ये बैलेंस हमारा टोटल टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम इसको इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसको हम सम कर लेते हैं। तो ये 16,700 आ रहा है एक साइड पे, तो दूसरा भी इतना ही आना चाहिए, बिल्कुल दोनों बैलेंस आ रहे हैं। तो ये आपका था, इसको हम क्लोज कर देते हैं और ये आपका कहलाएगा एडजस्टेड बैलेंस, जो कि आपने तमाम एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के बाद बनाया है। उसके बाद है अज्यूम दैट द कंपनी नॉर्मली, ये आपका यानी कि ए पार्ट था। और बी पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है, अज्यूम दैट द कंपनी नॉर्मली इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे बैंक सर्विस चार्जेस इवन इफ मेंटेन अ मिनिमम एवरेज डेली बैलेंस ऑफ 1000 थ्रू आउट द पीरियड। if the company's average daily balance of for December 8,000, then why did it have to pay a service charges of यानी कि आम तौर पे ऐसा होता है, आपको पता है कि अगर आप बैंक में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें तो फिर आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ वही सिचुएशन है कि बैंक जो है जो कंपनी है वो बैंक में मिनिमम जो बैलेंस है 1000, उससे भी कहीं ज्यादा यानी 8000 बैलेंस डेली मेंटेन कर रही है। तो फिर बैंक ने सर्विस चार्जेस क्यों डिडक्ट किए? तो ये जो सर्विस चार्जेस हैं ये आम तौर पे ये एनएसएफ की वजह से भी होते हैं, नॉट सफिशिएंट फंड की वजह से भी होते हैं, क्योंकि बैंक ने तो पूरा क्लियरिंग प्रोसेस में
क्लियरेंस में चेक डाला, फिर बैंक को तो काम पड़ गया, तो बैंक ने अपने इस एनएसएफ के भी सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं जो कि 25 हैं। तो ये सर्विस चार्जेस इस वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो आज की इस लेक्चर की लास्ट आप कह लें कि प्रॉब्लम है वो हम करने लगे हैं, और वो प्रॉब्लम है हमारे पास 7.1 ए बैंक रिकन्सिलेशन का। ये प्रॉपर फुल फ्लैश सवाल है, हम ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें फिर वही है जो मेन हेडिंग्स हमारे पास होती हैं। कंपनी का नाम आप लिख लीजिएगा, बैनर कॉरपोरेशन ये लिखा हुआ है। जुलाई के मंथ की स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम प्रॉपर फॉर्मेट में बना लेते हैं। बैनर आईएनसी, हम कंपनी का नाम डालेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये हम किस लिए बना रहे हैं, ये जुलाई के लिए बना रहे हैं। तो फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31st, इसमें ईयर मौजूद नहीं है, आप ईयर की जगह खाली छोड़ दें या आप जो भी लिख लें। तो ईयर मौजूद नहीं है तो ना भी लिखें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम होते हैं, एक होता है डिपॉजिटर्स का, हम लेके चल रहे होते हैं डिपॉजिटर्स बुक का, और एक हम बैंक बुक का लेके चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिया होता है अनएडजस्टेड बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, वो हम देखते हैं, वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। द कैश ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस ऑफ बैनर इनकॉर्पोरेशन फॉर जुलाई वर एज फॉलोज। लेजर अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ, जो लेजर अकाउंट है या कैश बैलेंस है वो डिपॉजिटर्स का बैलेंस होता है, और वो आपको दिया हुआ है $125 568 अमाउंट दी हुई है। तो ये हमने यहाँ पे बैलेंस जो था मौजूद, कैश बैलेंस, जो कि कैश बैलेंस या जो कैश लेजर होता है वो डिपॉजिटर्स का बैलेंस होता है। तो यहाँ पे आपको डिपॉजिटर्स की अमाउंट दी हुई है। उसके बाद फिर आपको जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है यहाँ पे, जुलाई बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्लोजिंग बैलेंस, यानी ये जो आपको बैलेंस दिया हुआ है ये क्लोजिंग बैलेंस, ये बैंक बैलेंस दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, डॉलर के साइन के साथ हम लिखेंगे 11/4 और फिर 8/28। अब आप देख लें कि इसमें वन यानी कि अमाउंट बहुत स्मॉल भी दी हुई है, जैसे 28-29 राउंड ऑफ फिगर नहीं है, तो हमने गलती नहीं करनी। अगर हम गलती कर लेंगे कॉपी करने में तो अनएडजस्टेड। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब हम वन बाय वन पढ़ते जाते हैं, और ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट है cash received on July 1st amounted to rupees 16,000. This was left at the bank in the night depository issued after banking hours for 31st July. Therefore, was not recorded in the bank July statement. अच्छा, जब बैंकिंग टाइमिंग खत्म होते हैं तब ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपको दी गई है। जो बैंक में जो बैंकर या कैशियर बैठे हुए होते हैं उनको ये डिपॉजिट दिया गया। अब क्योंकि ऑफिस आवर्स खत्म हो गए थे, उन्होंने इसकी एडजस्टमेंट नहीं की और अपने डिपॉजिट काउंटर पे वहीं पे वो छोड़ के चले गए। यानी ये जो बैंक डिपॉजिट है ये तो इसकी एंट्री नहीं हुई, इसको हम कहेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी अभी एंट्री होना बाकी है। तो ये एंट्री कहाँ होना बाकी है, बैंक में होना बाकी है, और क्योंकि ये डिपॉजिट है तो इसके बाद अमाउंट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हमने ये इसको बैंक स्टेटमेंट में या बैंक की कॉलम में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है ऑल्सो इंक्लूडेड इन जुलाई बैंक स्टेटमेंट अ डेबिट मेमो। डेबिट मेमो मैंने अभी आपको बताया, इसकी वजह से पैसे बैंक से डिडक्ट होते हैं। ये किस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटिंग सर्विस चार्जेस। तो यहाँ पे हमने लिखा बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक सर्विस चार्जेस कितने हुए हैं, बैंक सर्विस चार्जेस 50 हुए हैं, और सर्विस चार्जेस से क्योंकि एक्सपेंस है कैश माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमें ये पता चलता है कि अ क्रेडिट मेमोरेंडम। क्रेडिट मेमोरेंडम से क्या होता है, पैसे बैंक आपको क्रेडिट करती है या पैसे ऐड करती है। Enclosed, a bank indicated that non-interest bearing note receivable
from remains left with the bank for collection had been collected and proceeds credited to the बैनर्स account। यानी ये क्या है, ये नोट्स रिसीवेबल है और ये नोट रिसीवेबल क्या हुआ है, बैंक ने कलेक्ट कर लिया है। अच्छा, बैंक ने इसको कलेक्ट कर लिया है, तो अब इसकी कलेक्शन कहाँ होना बाकी है, किसने रिकॉर्ड करना बाकी है, डिपॉजिटर्स ने। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नोट्स रिसीवेबल्स कलेक्टेड बाय द बैंक। सो कितने से कलेक्ट हुआ है, तो पैसे बढ़ जाएंगे, तो यानी 4000 जो है डिपॉजिटर्स अकाउंट में बढ़ जाएंगे, डिपॉजिटर्स के पैसे बढ़ जाएंगे, तो वो हमने इंक्रीज कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, एंट्री नंबर 6 है, कंपैरिजन ऑफ पेड चेक्स रिटर्न बाय द बैंक विद द एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिवील्ड दैट चेक नंबर दिस एंड दिस इशूड July 15 in the payment of office had been erroneously entered in Banner's record 915। चेक असल में कितने का था, चेक असल में यहाँ पे मैं इसकी करेक्शन दिखा दे रही हूँ, चेक एक्चुअली आपका था 519 का, 519 का था, और असल में गलती से वो कितना ऐड हो गया है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 915 का। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 396 आ रहा है। यानी 396 से अमाउंट जो है वो ज्यादा डिडक्ट हो गई है, तो हम ये ऐड बैक कर देंगे। डिडक्ट कैसे हो गई है, क्योंकि यहाँ पे चेक पेड का जिक्र है सबसे पहले, तो इसका मतलब है पैसे माइनस हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये परचेज की पेमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की पेमेंट है, तो भी पैसे माइनस हो रहे हैं। इस एंट्री में ये बताया जा रहा है कि आपका जो चेक है, जो एक्चुअली 519 का था, वो गलती से 915 का रिकॉर्ड हो गया है। यानी आपने 519 माइनस करने थे, लेकिन कितने माइनस कर दिए हैं, 915 ज्यादा माइनस कर दिए हैं। तो फिर हम इसको कहेंगे कि करेक्शन ऑफ एरर, और इस करेक्शन ऑफ एरर की वजह से कैश बुक में पैसे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कितने से बढ़ जाएंगे, 396 से बढ़ जाएंगे पैसे। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, उसमें कहा गया एग्जामिनेशन ऑफ द पेड चेक्स आल्सो रिवील्ड दैट 3 चेक हैड नॉट येट बीन पेड। यानी कि इसको भी हमने बताया था, इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड या अनपेड या आउटस्टैंडिंग चेक्स। यानी ये अभी बैंक नहीं पहुंचे पेमेंट के लिए। तो चेक नंबर हम लिख लेते हैं 811, चेक नंबर 814, और फिर चेक नंबर 823, और यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे। और कैसे माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे इसको जब बैंक पहुंचेंगे, तो इसकी एडजस्टमेंट होती है बैंक में, क्योंकि ये एंट्री अभी कहाँ करनी बाकी है, ये बैंक में करनी बाकी है। जब पहुंचेंगे बैंक में तो ये माइनस हो जाएंगे, डिपॉजिटर्स ये ऑलरेडी एंट्री कर चुके होते हैं। तो चेक 811 की अमाउंट है 314, उसके बाद चेक 814 की अमाउंट है 625, और फिर नेक्स्ट चेक की अमाउंट है 175, तो माइनस कर देंगे 175। लास्ट हमारे पास है एनएसएफ की एंट्री है। एनएसएफ की लास्ट एंट्री क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट वाज अ 200 चेक ड्रॉन बाय Howard William, a customer. This check marked as NSF। NSF चेक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंटली कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जो एनएसएफ चेक है, ये क्या हुआ था, ये
मार्क्स सफिशिएंट था। तो हम इसको फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डिस्कस हुआ है। तो लास्ट एंट्री में आपको यही बताया गया है कि एनएसएफ चेक है। ये जो हार्वर्ड विलियम है ये कस्टमर है, इनका चेक गया था कैश होने के लिए, लेकिन बैंक ने इसको क्या मार्क कर दिया है, एनएसएफ चेक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एनएसएफ चेक। और एनएसएफ चेक क्या होता है, क्योंकि डिपॉजिटर्स अब ये अज्यूम करता है कि अब ये पैसे ऐड हो जाएंगे, तो वो अपने पास ऐड कर लेता है, लेकिन जब एनएसएफ मार्क करके आता है तो फिर हम इसको डिडक्ट कर देते हैं दोबारा से। इसके बाद हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, इसको आप रिकंसाइल करें। तो जब हम इसको रिकंसाइल करते हैं, यानी अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस आ रहा है 129,714। और हम दूसरा बैलेंस भी चेक करते हैं, ये भी हमारा सेम आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एडजस्टेड बैलेंस। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी। इसको हम डिलीट कर देते हैं। दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर ए। रिक्वायरमेंट नंबर बी में उसने पूछा हुआ है, रिक्वायरमेंट नंबर बी। और रिक्वायरमेंट नंबर बी कहता है prepare journal entries to adjust account. Assume that the accounts have not been closed. Okay, journal entries हमने बनानी है, और हम हमेशा डिपॉजिटर्स बुक की जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। यानी हमारी ये एडजस्टमेंट हुई है डिपॉजिटर्स बुक में, तो हम इनकी एंट्रीज बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है अकाउंट्स टाइटल्स, एक कॉलम हमारा डेबिट का है और एक कॉलम हमारा क्रेडिट का है। तो अब हम देखेंगे कि किन किन वजह से कैश इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए दो एंट्रीज हैं जो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। तो हम इंक्रीज हो रहा है तो हम लिख देंगे कैश। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब वजह क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो कैश इंक्रीज हो रहा है, नोट्स रिसीवेबल कलेक्ट। तो हम यहाँ पे नोट्स रिसीवेबल, क्योंकि एसेट है, कलेक्शन हो गई है, तो अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कितने से हम क्रेडिट कर देंगे, नोट्स रिसीवेबल था हमारा 4,000, ये कलेक्शन हो गई है। और एरर है, और ये एरर किस वजह से हुआ था, अगर हम देखें तो ये एरर हुआ था ऑफिस इक्विपमेंट की पेमेंट का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड एंट्री थी। कितने से एंट्री थी, हमने ऑफिस इक्विपमेंट कम किया है क्योंकि वो ओवर स्टेट हुआ हुआ था, और ये एंट्री हमने की थी 396 से। तो हमने ये 396 लिख दिया। यानी हम देखेंगे कि जिन रीजन से कैश इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो हमने उसकी एंट्री यहाँ पे पास कर दी। इंक्रीज यानी कैश हमने क्या किया, डेबिट किया। तो इसकी टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 4,396 आ रही है, ये हमने यहाँ डेबिट कर दिया। दूसरी एंट्री हम देखेंगे, दूसरी एंट्री हम देखेंगे कि कैश किस वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो एक ये देखिए सर्विस चार्जेस है और एक एनएसएफ है। तो दूसरी एंट्री हम बनाएंगे यहाँ पे, सेकेंड एंट्री, के जो बैंक सर्विस चार्जेस हैं, एक्सपेंस है आपके, तो आप एक्सपेंस डेबिट होता है बैंक सर्विस चार्जेस। इसके अलावा जो आपने ये हॉवर्ड विलियम से पैसे लेने थे, दोबारा से उसका अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक सर्विस चार्जेस कितने हैं, 50 हैं, तो यहाँ हमने 50 लिख दिए। और जो एनएसएफ चेक था वो 200 का था। और कैश आपका क्या हो जाएगा, हम क्रेडिट पे लिख देते हैं, कम कर देते हैं, और वो कितने से हम कर देंगे, 250 से हम कर देंगे। सो ये आपकी थी एंट्री रिक्वायरमेंट नंबर बी, जिसमें जर्नल एंट्री कहा गया है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि आप बताइए, स्टेट रिक्वायरमेंट नंबर सी, स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा कि जो बैलेंस शीट में जाता है वो एडजस्टेड बैलेंस जाता है, कैश वाला। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सी पार्ट का आंसर आएगा, सी पार्ट का आंसर क्या आएगा, जो बैंक जो यानी कि बैलेंस शीट में आंसर जाएगा, वो कौन सा जाएगा, 129,714, ये बैलेंस जाएगा।
Explain why the balance per company's bank is often larger than the bank balance showing in its accounting record. अब वो ये कहता है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आमतौर पे लार्जर होता है, जबकि कंपनीज का रिकॉर्ड जो है उसके बैलेंस आमतौर पे कम होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी सेवरल रीजंस हो सकती हैं। पहली रीजन तो ये होती है, अब आप अगर इसको आप चेक करें तो यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग चेक जो कि कंपनी ऑलरेडी डिडक्ट कर चुकी होती है लेकिन अभी बैंक के पास पहुंचे हुए नहीं होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं, तो आमतौर पे ये बाद में पहुंचते हैं। तो एक रीजन ये भी होती है। दूसरी रीजन ये होती है कि जो डायरेक्ट कलेक्शन या डायरेक्ट डेबिट होती हैं वो बैंक में रिकॉर्ड होती हैं, वो कस्टमर्स को नहीं पता होती, इस वजह से भी ये एंट्रीज हो जाती हैं। सो दैट्स इट। ये हमारा था बैंक रिकंसिलेशन का कंप्लीट चैप्टर। फाइनेंशियल एसेट्स से रिलेटेड है, चैप्टर 7 विलियम्स हाका बुक बेटनर की बुक है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, वो भी चैप्टर 7 से ही रिलेटेड है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल में अनकलेक्टेबल्स की क्या एंट्री बनती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।